Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं या नहीं हैं? फिट एंड फाइन? खैर, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ आज। 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से क्लासेस के बीच में फिर से स्किप हो गया आपकी। तो सॉरी, बस आज थोड़ी सी एनर्जी लगी तो मैंने सोचा क्लास ले लूँ, बट उम्मीद लग नहीं रही थी। 2 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही तो बट क्लास लेना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है और ऑलरेडी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखो, अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। कहने के लिए अबायोटिक फैक्टर्स में आपके आ गए वही सॉइल, वाटर, टेम्परेचर। तो सुनने में ये सिर्फ एक नॉर्मल छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे से हैं भाई। टेम्परेचर हमें पता है, तापमान है, सॉइल, क्या ही होगा इसमें। तो बट ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग हमारा लेवल अप होना चाहिए। तो मैंने हर एक अबायोटिक फैक्टर जो है, चाहे वाटर टेम्परेचर हो गया, चाहे सॉइल हो गया, सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं क्लासेस में। देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने ऑलरेडी। तो अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट में जो प्रभावित करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, ये सारे क्या हैं? अबायोटिक फैक्टर्स हैं, अजैविक कारक हमने कह सकते हैं, जो जीव के जो जीवन है इकोसिस्टम में हम बात करें, जो भी जीवन है जीवों का, उसको प्रभावित करते हैं। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं और हम समझ भी चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। लाइट, देखो सनलाइट, हम इसको सूर्य की रोशनी, आप सोचोगे क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट काफ़ी कुछ हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। देखिए, हमने ना इसको इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ा ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए लाइट से रिलेटेड तो हमें आता हो, कोई दिक्कत ना हो कि हमारा कुछ रह गया। तो हमने एग्जाम्पल्स हैं या कुछ भी है, सबको डिटेल में पढ़ा। जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया, यूवी हो गया, सोलर कांस्टेंट है, ग्लोबल एनर्जी बैलेंस को हमने डिटेल में पढ़ा। इनकमिंग एनर्जी कौन सी होंगी? जो सनलाइट से आ रही हैं, यूवी रेज, आईआर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी इनकमिंग एनर्जी। आउटगोइंग एनर्जी हम ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं। सम सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर और आइस, जैसे हम एल्बिडो भी कहते हैं। देखो, ये सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। आपको ग्रेट डोर पे प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एडिकेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। तो उसमें आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी। कोई क्लास स्किप है देन प्लीज़ अटेंड करिएगा। किसी टॉपिक को हल्के में मत लो, सब टॉपिक्स एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको ना आता हो, फिर आप कहें कि मैम ने नहीं बताया। तो इसलिए देखो, डिटेल में पढ़ना तो ज़रूरी है। अर्थ टेम्परेचर हो गया, टाइप्स हो गए सोलर रेडिएशन के, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ लाइट इंटेंसिटी क्या है, लाइट ड्यूरेशन क्या है, लाइट क्वालिटी क्या है, लाइट इन प्लांट्स, लाइट का प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। एडेप्टेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, इवन उनके सब टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। और हमने टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन का हर एक एग्जाम्पल को तक डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगेन कहूँगी, कोई भी प्रीवियस क्लास अगर स्किप हुई है आपकी देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। और आई नो बीच बीच में आपकी क्लासेस स्किप हो जाती हैं, उसके लिए सॉरी, जान के तो नहीं करती, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक प्रेशर है। मुझे भी पता है कि मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, बट सीरियसली 2 दिन से बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से क्लास स्किप हो गई आपकी। तो सबसे पहले उसके लिए सॉरी। और मुझे पता है काफ़ी हो जाती है, बट ट्रस्ट मी, जान के कुछ नहीं हो रहा है। और मेरे ऊपर भी एक प्रेशर है कि आपकी सिलेबस कंप्लीट कराना है मुझे भी, साथ ही साथ हमें रिवीजन भी करना है, फिर प्रैक्टिस सीरीज़ भी करनी है। तो मेरी तरफ से यही कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो। और चलो देखते हैं आगे और क्या क्या हमने पढ़ा। देखो, हमने स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, जिसे हमने मॉर्फोलॉजिकल भी हम कहते हैं, कैक्टस, पोलर बियर, बर्ड स्पीक, इन सबको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है। साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के जो एग्जांपल्स हो गए, कैमल हो गया, हाई एल्टीट्यूड ह्यूमंस, बियर, ये सारी जो चीज़ें देखने में आपको एग्जाम्पल में लग रहा होगा कि ठीक है कैमल है, सर्वाइव करता है डेजर्ट में, बट
और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, कैसे करता है, कहाँ पे फैट स्टोर है, हमें पता है हम्प में है, कैसे एनर्जी मिल रही है, ये सारी चीज़ें हो गई। आरबीसी ज़्यादा होंगी, ब्रीथिंग फास्टर होगी, हाई एल्टीट्यूड ह्यूमन, ये सब कैसे क्या क्या होगा स्टेप बाय स्टेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बियर के बारे में पढ़ा था हमने, हाइबरनेशन के बारे में भी पढ़ा है, एस्टिवेशन के बारे में पढ़ा है, और थर्ड टाइप था हमारा एडेप्टेशन का बिहेवियरल एडेप्टेशन, बर्ड्स, फ्रॉग, कैमिलियन, गिरगिट जो होती है। तो ऑलरेडी इनके बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स देख चुके हैं इनके हैबिटेट के हिसाब से, जैसे कि डेजर्ट एडेप्टेशन के एग्जाम्पल हो गए, कोल्ड रीजन एडेप्टेशन के हो गए, एक्टिविटी के एडेप्टेशन और हाई एल्टीट्यूड एडेप्टेशन के। देन हमने साथ ही साथ डिस्कस करी थी कुछ सर्वाइवल स्ट्रेटजीज अपनी प्रीवियस क्लास में। साथ ही साथ हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था, जिसे हम डॉर्मेंसी और इनएक्टिविटी भी कहते हैं। भाई हम इसको काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। विंटर स्लिप्स और समर स्लिप, इसको भी हमने किया, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी ये चीज़ काफ़ी बार बता चुकी हूँ। हाइबरनेशन जिसे हम विंटर स्लिप भी कहते हैं। तो साथ ही साथ एस्टिवेशन आपका समर स्लीप, इसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया। देन आ गया आपका डाइपॉज, जो एक टेम्परेरी पाउज है डेवलपमेंट में ऑर्गेनिज्म के एक स्पेसिफिक स्टेज पे, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, और इसको हमने लास्ट क्लास में डिटेल में काफ़ी पढ़ा था और की फीचर्स होगा इसके। अच्छा, एक और चीज़, अगर किसी टॉपिक में, किसी एग्जाम्पल में, किसी थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन आता है आपके माइंड में, कोई भी डाउट हो रहा हो, कन्फ्यूज़न हो रही हो, देन प्लीज़ उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है हर बार कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसे जल्द से जल्द मैं क्लियर कर सकूं, ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो हर एक टॉपिक, हर एक क्लास हम जो भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। 2 दिन पहले जो पढ़ा, दिन आज की क्लास में वो कनेक्ट हो रहा है। तो देखो सब क्लासेस पढ़ना ज़रूरी है, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और कन्फ्यूज़न क्रिएट होना नॉर्मल है। Then we also discussed about डाइपॉज एंड एग्जाम्पल्स हो गए, इनको भी डिटेल में हमने समझा था। एक्लेमेटाइजेशन, इसको भी हमने पढ़ा था, जिसमें क्या है भाई, एक जीव जो है एडजस्ट कर रहा है फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली भी, इन्वायरमेंट, वातावरण में जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग करना, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, लाइट हो गई, नमी, इन सब जैसे जो चेंजेस हैं वातावरण में आ रहे हैं, उसके हिसाब से एक जीव जो अपने आप को कोशिश कर रहा है एडजस्ट करने की। एक्लामेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमने सारी बातें करी थी और काफ़ी कुछ हम इसको भी पढ़ा था, काफ़ी मज़ा आया था इस टॉपिक को डिस्कस करते टाइम। हाई एल्टीट्यूड वाले को देखो मैंने कहा था कनेक्ट है, हमने हाई एल्टीट्यूड ह्यूमंस अभी लास्ट आपने देखा था, एग्जाम्पल था एडेप्टेशन में। तो देखो इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था, जैसे जो ट्रैवल पे करते हैं तो क्या होता है, देखो ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है। कोई अगर आप लोग में से भी गए होंगे माउंटेन्स में, या आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई पहाड़ों पे सांस लेने में दिक्कत होती है। कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ हम जाते हैं तो कई जगह मेडिकल टेस्ट भी होते हैं कि किसी को बीपी की या कुछ ऐसी एक हेल्थ चेकअप होता है ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि जितना हम ऊपर जाते जाते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो उतना ही लो होता जाता है, तो जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, होती ही है। तो इस वजह से कई ऐसे तीर्थ स्थल भी हैं या कई ऐसी जगह हैं जैसे पहाड़ों पे, तो वहाँ जाने से पहले आपको एक हेल्थ मेडिकल चेकअप होता है ताकि पता चल जाए कि आप फिट हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हिमालयाज़ हो गए, आपके माउंटेन्स हो गए, तो क्या होता है वहाँ पे जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन लेवल लो होगा। तो क्या होता है, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम अगर ऐसी जगह पे रहने लगते हैं ना, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। पहाड़ों पे लोग रहते नहीं हैं, रहते हैं, शॉप्स होती हैं, स्पेशली मैगी मैगी लवर्स और आपके मोमोज़ लवर, वहाँ पे तो बहुत मिलते हैं ना मोमोज, स्वीट कॉर्न। ओहो, किस किस के मुंह में पानी आ गया खाने के नाम सुन के किसी की तो भूख लग गई। चलिए वापस आते हैं। खैर मुझे नहीं लगी, लग कर भी खा नहीं पा रही हूँ मैं इस टाइम भी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, क्या बताएं आपको, कितनी दिक्कत हो रही है 2 दिन से। फिर भी देखो आ गए आपकी क्लास लेने के लिए। चलिए देखते हैं हम आज हमें क्या क्या और देखना है। देखो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है, आरबीसी जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी होगी और हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो भी इम्प्रूव होगा। तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है। होता है ना, हम कई बार कहीं जाते हैं, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, धीरे 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 बॉडी उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है।
देन इन हॉट क्लाइमेट क्या होता है भाई, हमें पता है पसीना आता है, शरीर ठंडा हो जाता है। और हमें बताइए जैसे इस पसीना आता है कैसे शरीर ठंडा बढ़ जाता है। कोल्ड क्लाइमेट शिवरिंग कपकपाते हैं तो क्या होता है, वार्मनेस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। वैसे तो इस टाइम वेकेशन टाइम चल रहा है, काफ़ी लोग इस टाइम एंजॉय कर रहे होंगे तभी क्लासेस स्किप कर रहे हो, काफ़ी लोग घूमने फिरने में लगे हुए हैं, है ना। चलो, अगर हम बात करें तो हमने एटीट्यूड सिकनेस के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ा था, कॉजेज़ पढ़े थे, इसके सिम्टम्स पढ़ लिए थे, और प्रिवेंशन मैनेजमेंट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सब पढ़ा था। माइग्रेशन हम पढ़ रहे थे। माइग्रेशन क्या, एक सीजनल और पीरियोडिक मूवमेंट है एनिमल्स का, जो एक रीज़न से या हम कह सकते हैं एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं बेटर कंडीशंस के लिए। जैसे समझ लो, आप इमेजिन कर लो कोई है जो ज़्यादा ठंडी जगह में रहते हैं, भाई टेम्परेचर इतना हाई है कैसे रहेंगे, तो दूसरे हैबिटेट में चले गए, दूसरे रीजन में चले गए, या बहुत ज़्यादा ठंड है वार्म प्लेस पे जाना है उन्हें, तो या फिर खाने की खोज में फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स, तो इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। अच्छा, माइग्रेशन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। माइग्रेशन का एक नेचर्स वे है। देखो, माइग्रेशन से क्या होगा, कब अब कोई पक्षी है वो बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकता, नहीं सर्वाइव करा, अब वो भाई अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, हैबिटेट चेंज नहीं करेगा, तो वो जीवित कैसे रहेगा, मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो एनिमल्स है माइग्रेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन हमने सबसे पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में, मूवमेंट पैटर्न के बेस्ड पे। तो सीजनल माइग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, लैटिट्यूडनल एल्टीट्यूड माइग्रेशन पढ़ चुके हैं, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन पढ़ चुके हैं, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं, और डेली माइग्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माइग्रेशन के टाइप्स, किसके बेस पे, कॉज और पर्पस के बेस पे। कॉपी पेन नहीं लिया है तो ले लो, मैं भी ले लेती हूँ कॉपी पेन, नोट्स साथ साथ बनाते चलो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स तो देखो साथ साथ बनाने ही पड़ते हैं। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले तो एक सेकेंड, बस पेन ले लिया है और स्टार्ट करते हैं। प्रवास के, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, प्रवास के कारणों के आधार पर, प्रवास के कारणों के आधार पर, बेस्ड ऑन कॉज और पर्पस। तो स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डेली तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारे हमारे थे मूवमेंट और पैटर्न पे। देन आज हम डिस्कस करेंगे कॉज और पर्पस पे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले आ जाता है आपका थर्मल माइग्रेशन, मूवमेंट इन रिस्पॉन्सेज टू टेम्परेचर चेंजेस, टू हॉट और टू कोल्ड। देखो, तापमान आधारित होगा ये प्रवास, यानी माइग्रेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे हिंदी में हम बोलेंगे तापमान आधारित थर्मल माइग्रेशन को, यहाँ लिख देती हूँ तापमान आधारित प्रवास, तापमान आधारित प्रवास। ये क्या है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उससे बचने के लिए मूवमेंट हो रहा है, प्रवास हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पेन दूसरा लेके, तापमान परिवर्तन, जो चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, उस वजह से भाई बहुत ठंडा हो गया, बहुत कोल्ड हो गया, तो क्या मतलब सॉरी गर्म हो गया या बहुत ठंडा हो गया, तो एक जगह से दूसरी जगह कई पक्षी चले गए, बटरफ्लाइज हो गई, काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ठंड में नहीं रह सकते तो वार्म प्लेस पे जाएंगे, जो गर्म में नहीं रह सकते वो ठंडे प्लेस पे आएंगे। तो यहाँ लिख देती हूँ टेम्परेचर चेंजेस, यानी तापमान परिवर्तन के कारण की गई मूवमेंट्स, आवाजाही कह सकते हैं। ये किस लिए हो रहा है, बहुत ठंडे या बहुत गर्म से बचने के लिए हो रहा है। एग्जाम्पल्स, मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड कनाडा टू वार्म मैक्सिको। मोनार्क बटरफ्लाइज, इसके हम ऑलरेडी काफ़ी पढ़ चुके हैं। ये जो तितलियाँ होती हैं सर्दी से बचने के लिए कहाँ गई भाई, ठंडे कनाडा से चली गई ये मैक्सिको, वार्म प्लेस पे। देन डेजर्ट लिजार्ड, इसको अच्छा डेजर्ट लिजार्ड को हम डिटेल में भी अभी पढ़ने वाले हैं। शिफ्ट बिटवीन सन एंड शेड, माइक्रो हैबिटेट माइग्रेशन भी कहेंगे इसको।
डेजर्ट लिजार्ड जो हो गई शिफ्ट करेगी किसमें, सन और शेड, धूप और छांव के बीच में मूव करेगी, जिसे माइक्रो हैबिटाट माइग्रेशन भी कहते हैं। एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला आ गया आपका इसमें इनकी गतिविधियां जो हो गई, बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन यानी तापमान के अनुसार स्थान चुनना, यहाँ लिख देती हूँ, तापमान के अनुसार स्थान चुनना, behavioral thermoregulation। Then next is avoidance of heat stroke और freezing, ठंड या हीट स्ट्रोक से बचना या बचाव। तो ये हो गई इसकी गतिविधियाँ। और देखते हैं हम इसे डिटेल में। थर्मल माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस। थर्मल माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट है जानवरों का, एनिमल्स का, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तापमान में जो परिवर्तन है उसकी वजह से, क्योंकि कुछ हैं जो ज़्यादा ठंड में नहीं रह पाते, कुछ हैं ज़्यादा गर्मी में नहीं रह पाते, तो ठंड में जो नहीं रह पाते वो वार्म प्लेस पे जाएंगे और जो वार्म प्लेस पे ज़्यादा नहीं रह पाते वो ठंडी जगह पे जाएंगे। Then organisms migrate to areas where the temperature is more suitable for their survival, growth, reproduction और metabolic activities। देखो जो जीव होंगे क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे एरिया में जाएंगे, हैबिटाट चेंज करेंगे ताकि उन्हें बेटर कंडीशन मिल रही हो, क्लाइमेट बेटर मिल रहा हो जिसमें वो सरवाइव कर सकें, साथ ही साथ खाना मिल रहा हो, ग्रोथ हो, वृद्धि हो सके, रिप्रोडक्शन हो गया, आपका प्रजनन हो गया और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो गई। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे जहाँ भाई उन्हें सारी फैसिलिटी मिल रही हैं। यहाँ तक हुआ या नहीं? शारीरिक क्रिया हो गई, उनके लिए अनुकूल होता है, ऐसी जगह पे जाएंगे। जब जानवर बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए जगह बदलते हैं तो उसको थर्मल माइग्रेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया? टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तापमान की। देन वाई डज थर्मल माइग्रेशन हैपन, देख लेते हैं ये भी भाई जल्दी से। थर्मल माइग्रेशन क्यों होता है? बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड कैन स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा ठंड होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो होगा वो स्लो हो जाएगा, पानी फ्रीज हो जाएगा, वाटर फ्रीज यानी जम जाएगा, और भाई खाने की भी इनको हो जाएगी समस्या, मुश्किल हो जाता है खाना मिलना। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो डिहाइड्रेशन होगा, ओवर हीटिंग और लॉस ऑफ शेल्टर, भाई शेल्टर की भी दिक्कत हो जाएगी, आश्रय की कमी हो सकती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, शेल्टर यानी आश्रय, आश्रय की कमी। खैर मुझे भी डिहाइड्रेशन की हो गई, पानी ही पी रही हूँ मैं, 2 दिन से खाना ही नहीं मिला था, खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा था, पता नहीं हुआ क्या है, 2 दिन से तो बस पानी और ग्लूकॉन डी, नींबू पानी, ओआरएस, इलेक्ट्रॉल यही पीना है। पता है 2 दिन से इतनी वीकनेस आ गई थी। कल मैं आपकी क्लास के लिए 10 बजे बैठ रही थी और देन अगेन मुझे लग रहा था 10 बजे मुझे थोड़ा रिलीफ आ गया तो मैं क्लास ले सकती हूँ, लेकिन भाई जैसे ही बस 10:30 तक तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो आपकी क्लास इसलिए कल भी नहीं हो पाई। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे बल्कि कि क्लास स्किप हो गई आपकी, बट सीरियसली मैंने बहुत कोशिश करी थी, पर बहुत ज़्यादा तबीयत 2 दिन मेरी ख़राब रही है। और ये समझ लो आज मैं उठी हूँ, मैंने आज खाया है, 2 दिन से सिर्फ लिक्विड ही ले रही हूँ मैं, लिक्विड तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो क्लास तो फिर क्या ही लेती, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था आज, बट ठीक लग रहा है तो मैं सोचा क्लास आज से आपकी ले लेनी चाहिए। चलो हाँ जी, कहाँ थे हम? एक्सट्रीम हीट होगी तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, भाई गर्मी ना, ज़्यादा गर्मी अच्छी ना ज़्यादा ठंड है ना, तो क्या होगा, आश्रय की भी कमी हो सकती है, मैं यहाँ लिख रही थी शायद बातों बातों में मैं भूल गई, सॉरी। ओवर हीटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन और कमी हो सकती है किसकी, आश्रय की यानी शेल्टर की। ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल, भाई जीव को अपना जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, संतुलन जो है बनाए रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, ताकि भाई सर्वाइवल जो है उसके लिए, यहाँ लिख देती हूँ, जीवों को अपने शरीर का तापमान संतुलन या हम होम्योस्टेसिस भी कह सकते हैं में बनाए रखना चाहिए, वो ज़रूरी है ताकि भाई सर्वाइवल के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
होमोस्टेसिस संतुलन, हम ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो क्या इसको अगर आपको अगर दिक्कत हो रही हो, क्लियर नहीं हुआ होगा पहले, देन हम डिस्कस कर लेंगे, और अगर क्लियर हो गया है देन अच्छी बात है। क्लास अटेंड नहीं करी तो फिर ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगा, तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, एक जीव को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। आवाज़ आ रही है आप लोग को क्लियर? कोई दिक्कत आ रही है? चलिए, देन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थर्मल माइग्रेशन के, उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका पक्षियों का, यहाँ पे लिख देती हूँ। मुझे पता है, सबको पता है, बर्ड्स मतलब पक्षी होता है। लैटिट्यूडनल मूवमेंट हो गया, अक्षांशीय प्रवास। अच्छा, लैटिट्यूडनल मूवमेंट को हम अभी पढ़ भी चुके होंगे, लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ा है। यहाँ लिख देती हूँ, प्रवास। Birds like Siberian cranes migrate from cold Siberia to warm region like भरतपुर इंडिया during winter। सर्दियों के टाइम क्या होगा भाई, बर्ड्स जो हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स हो गई, ये क्या होंगी, कहाँ पे आएंगी सर्दियों में, क्या करेंगी ये सर्दियों में, ठंडे क्षेत्र से आ गई गर्म क्षेत्र में, यानी किस टाइम पे आ गई, विंटर्स के टाइम। साइबेरियन क्रेन जो हैं, क्रेन्स जो हो गई वो कोल्ड ठंडे साइबेरिया से आ गई वार्म रीजन, जैसे आपका हो गया भरतपुर इंडिया। सर्दियों के दौरान ये आ जाती हैं कहाँ पे, भरतपुर में, इंडिया में आ जाती हैं वार्म प्लेसेस में, जो साइबेरियन क्रेन्स हैं। ठंडे साइबेरिया से वार्म रीजन भरतपुर इंडिया में। फिशेज हो गई, सम मैराइन फिशेज मूव टू डीपर कूलर वाटर्स ड्यूरिंग समर एंड कम टू सरफेस व्हेन इट्स कूलर। क्या होता है, कुछ कह सकते हैं मैराइन फिशेस जो हो गई वो क्या जाएंगी, खूब गहराई में जाएंगी, ठंडक मिले ताकि कूलर वाटर मिले समर के दौरान, गर्मी में भाई सबको चाहिए, और जब सरफेस जो है वो ठंडा हो जाता है देन वहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर है या नहीं है? जब सरफेस जो है ठंडा हो जाता है तो वापस सरफेस के आ जाएंगी, वरना डीपर में जाएंगी, गहराई में जाएंगी, ताकि उन्हें ठंडक मिले, ठंडा पानी मिले समर में। तो ये एग्जाम्पल हो गया फिशेस का। देन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, lizards etc. may easily move into shady moist areas in summers to escape the heat or go underground in winter। देखो, जो रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, ये सब क्या हो गए, क्या करेंगे ये लोग, गर्मी में ना छायादार और नमी वाले जो एरियाज हो गए, मॉइस्ट एरियाज जो हो गए या शेडी हो गए, नम वाले स्थान और छाए में चले जाते हैं समर्स में, गर्मी के टाइम पे। और विंटर्स में, सर्दियों में कहाँ चले जाएंगे, ये अंदर चले जाएंगे, ज़मीन के नीचे छिप जाते हैं ये। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस रेंगने वाले जीव हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये तो सबको ही पता होगा। लेजार्ड वगैरह ऑफ कोर्स रेंगने वाले जीव होते हैं ये। तो छिपकली हो गई, मेंढक हो गई, ये कहाँ छाए और नम जो एरिया होंगे, क्षेत्र होंगे समर में, वहाँ मूव करेंगे, और ठंड में भाई ज़मीन के नीचे छिप जाएंगे। देन आ गए आपके कीट यानी इंसेक्ट्स। बटरफ्लाइज हो गए, जैसे मोनार्क बटरफ्लाइज, ये क्या होंगी भैया, जैसे कोल्ड रीजन से जो हो गए, कोल्ड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से कहाँ गई, टू वार्म मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर्स, एक जगह से दूसरी जगह गई। सर्दियों में उत्तर अमेरिका से गर्म मैक्सिको में, सर्दियों के टाइम, सर्दियों की ओर टाइम ये चली जाती है मैक्सिको की ओर, गर्म जगह में। देन आ गए आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन लेक्स और ओशियंस। प्लैंकटन एंड फिश शिफ्ट टू डीपर लेयर्स व्हेन सरफेस वाटर बिकम्स टू हॉट। जब जो सतह पर जो पानी होगा, जब वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, तो ये जो फिशेस हैं ये कहाँ चली जाएंगी, डीपर चली जाएंगी, ताकि इन्हें ठंडा पानी मिले, इन्हें भी राहत मिल जाए। जलचर जीव हम इन्हें कहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स को जलचर जीव कहते हैं हम। झील और समुद्र में प्लैंकटन और मछलियाँ सतही पानी जो होगा, जैसे गर्म हो गया, जो सरफेस वाला हो गया, तो डीपर जाएंगी, गहराई में चले जाते हैं, वहाँ पे ठंडक मिलती है। देन आ गया आपका नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन, मूवमेंट टू स्पेसिफिक प्लेस फॉर ब्रीडिंग, एग लेइंग और बर्थ। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इसको हम कह सकते हैं प्रजनन हेतु प्रवास, माइग्रेशन को हम प्रवास कहते हैं, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी इसको समझते भी हैं, टेंशन ना लो। प्रजनन हेतु प्रवास, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन, इसमें क्या होगा, जैसे
बर्थ के लिए, ब्रीडिंग के लिए, एग लेइंग के लिए, इन सब के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रजनन, अंडा देना या जन्म के लिए किसी किसी विशेष स्थान पे जाना, वो हो गया आपका रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन। जैसे कि सी टर्टल्स जो होते हैं ये सेम बीच पे जाएंगे जहाँ वो जन्मी थी। सी टर्टल उसी समुद्री तट पर लौटती हैं जहाँ वो जन्मी थी। सैल्मन फिश ये क्या होंगे, वापस फ्रेश वाटर रिवर्स में जाएंगी, नदी में जाएंगी ओशियन से। एल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सार्गेसो सी में जाएंगे रिप्रोडक्शन के लिए। एक्टिविटीज़ क्या होंगी, हार्मोनल चेंजेस ट्रिगर मूवमेंट, हार्मोनल परिवर्तन यानी नेस्ट बिल्डिंग और एग लेइंग बिहेवियर यानी घोंसला बनाना और अंडा देना, ये क्या हो गई, गतिविधियाँ हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई। मैंने साथ में मेंशन कर दी हैं सारी चीज़ें ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। देन आ जाता है आपका फूड ड्राइवन माइग्रेशन यानी भोजन की तलाश में प्रवास। भोजन के लिए तो देखो सभी इधर से उधर जाते हैं, जॉब्स के लिए, है ना, हम भी तो कर ही रहे हैं ना, जॉब्स के लिए कई बार जाना पड़ता है। फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ बट जाना तो पड़ता है ना। भोजन की तलाश में प्रवास। हाँ जी, एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ सीजनल फूड अवेलेबिलिटी, मौसमी फूड के लिए, भोजन के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है। उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलना, किसकी उपलब्धता, जो मौसमी भोजन है उसकी उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलना। एनिमल्स जैसे माइग्रेट करें, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं खाने की खोज में। सीजनल फूड जो मौसमी फूड हो गया, आपका भोजन हो गया। इसके एग्जाम्पल हो गया वाइल्ड बीस्ट इन ज़ेब्रा हेड्स इन अफ्रीका मूव टू फाइंड ग्रास। वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रा पर नहीं, हम नहीं एक्चुअली ये कह सकते हैं वाइल्ड बीस्ट और ज़ेब्रा हो गए, जैसे कि घास जो है उसको भाई ढूंढने के लिए, घास खाने के लिए क्या हो रहा है, इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, चराई की तलाश में जैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बैट्स मूव टुवर्ड्स एरियाज विद फ्रूटिंग ट्रीज, बैट्स फलदार पेड़ों के क्षेत्र, यहाँ पे लिख देती हूँ, पहले इसे रेस करूँ, क्षेत्रों की ओर जाते हैं जो बैट्स होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ बैट्स फलदार पेड़ों वाले क्षेत्रों की ओर जाते हैं। एक्टिविटीज़ क्या हो गई, गतिविधियाँ क्या हो गई, फॉरेजिंग बिहेवियर भोजन खोज में व्यवहार कह सकते हैं। और ग्रुप कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, झुंड में यहाँ लिख देती हूँ समन्वय, झुंड में समन्वय। नेक्स्ट देखते हैं। देन आगे आपका जाओ जाओ वाटर माइग्रेशन, जल संकट प्रवास इसे हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ जल संकट, एक सेकेंड, संकट प्रवास। माइग्रेशन ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर और डाइंग हैबिटेट, भाई पानी की कमी या जल स्रोत सूखने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थान परिवर्तन करना, पानी नहीं होगा तो कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट्स मूव टुवर्ड्स रिवर इन ड्राई सीजन, सूखे ड्राई सीजन जो होगा जब सब सूख जाता है, पानी की कमी है, तो किस साइड जाएंगे, जो अफ्रीकन एलिफेंट होंगे रिवर्स की साइड जाना उनका। इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स मूव व्हेन वेटलैंड्स ड्राई, अब भारत में पक्षी जब झील सूख जाती है तो क्या करते हैं, स्थान को बदलते हैं। एक्टिविटीज़ क्या होंगी, गतिविधियाँ क्या होंगी, जल स्रोत का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज यानी जल स्रोत का पता लगाना, और टेम्परेरी रीलोकेशन अस्थायी स्थानीकरण हम इसे कह सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ अस्थायी स्थानांतरण। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका शेल्टर माइग्रेशन, माइग्रेशन टू एस्केप प्रेडेटर्स, हर्श क्लाइमेट और टू गो बेटर नेस्टिंग ग्राउंड, आश्रय हेतु प्रवास। शेल्टर को हम बोलते हैं आश्रय, आश्रय हेतु प्रवास। ये माइग्रेशन किस लिए हो रहा है, देखो शिकारी हो गया, जैसे शिकारी, यहाँ एक मिनट रुक जाओ, शिकारियाँ, शिकारियों, कठोर मौसम हो गया आपका, हार्श क्लाइमेट हो गया, कठोर मौसम, बेटर नेस्टिंग ग्राउंड यानी
घोंसले के लिए, घोंसले के लिए बेहतर जगह की तलाश में स्थान परिवर्तन, के लिए बेहतर जगह स्थान के लिए परिवर्तन, चेंज, सॉरी थोड़ा मैसअप हो गया है ना। तो शेल्टर माइग्रेशन यानी आश्रय हेतु प्रवास, जैसे शिकारी हो गए, कठोर मौसम हो गया यानी हार्श क्लाइमेट हो गया, बेटर नेस्टिंग ग्राउंड हो गया, घोंसले के लिए बेहतर जगह की तलाश में क्या जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलेंगे शेल्टर माइग्रेशन। इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपका पेंगुइन्स माइग्रेट टू आइस फ्रीज नेस्टिंग जोन। पेंगुइन्स जो होते हैं वो बर्फ मुक्त क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, आइस फ्री जो हो बर्फ मुक्त क्षेत्र। बर्ड्स मूविंग इनटू ट्री कैनोपीज फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, तूफान से बचने के लिए, रुक जाओ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पक्षी तूफान से बचने के लिए क्या करते हैं, वृक्षों की ओर जाते हैं। और हम जानते हैं कि भाई तूफान से बचना तो है, अपने बच्चों को भी बचाना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पक्षी पेड़ की ओर जाते हैं। गतिविधियाँ क्या होंगी, शेल्टर सिलेक्शन बिहेवियर, आश्रय हेतु कह सकते हैं, सुरक्षित स्थान सबको चाहिए, प्रोटेक्टिव नेस्टिंग घोंसला बनाना, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ घोंसला बनाना हो गया, सुरक्षा भैया चाहिए, सबको चाहिए, वो भी तो पक्षी हैं, उनमें भी तो जान है, उन्हें भी चाहिए। और सुरक्षित स्थान की खोज हो गई, यहाँ लिख देती हूँ सुरक्षित स्थान की खोज। तो ये क्या हो गया सब, ये हो गए आपकी एक्टिविटीज़ किसकी आ जाएंगी, ये जो एग्जाम्पल्स हो गए एक्टिविटीज़ किस में आ जाएंगी, शेल्टर माइग्रेशन यानी प्रवास हेतु आश्रय हेतु प्रवास में। एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग माइग्रेशन, चलो अब एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, गतिविधियाँ जो होंगी किस दौरान, माइग्रेशन यानी प्रवास के दौरान होने वाली प्रमुख गतिविधियाँ देख लेते हैं। फर्स्ट इज नेविगेशन यानी मार्गदर्शन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्गदर्शन। Animals use sun, stars, magnetic field and even smell to find their way। कई जानवर ऐसे होते हैं भाई जो स्मेल से, डॉग ही नहीं स्मेल से इधर उधर सब पहचान लेता है, स्टार, सन और मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इन सब के ज़रिए अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, उपयोग करते हैं इन सारी चीज़ों को। जैसे कि बर्ड्स यूज मैग्नेटिक कंपास सेंट, पक्षी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो पक्षी होते हैं, पक्षी चुंबकीय यानी मैग्नेटिक चुंबकीय कंपास हो गया, कंपास का प्रयोग करते हैं। हाथ में कुछ नहीं होता, सेंस की बात हो रही है, मैग्नेटिक कंपास सेंस की, ऐसा नहीं है हाथ में लेके घूम रहे हैं पक्षी कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सब नहीं होता है भाई, कंपास हाथ में लेके नहीं घूम रहे हो। देन आ गया आपका सेकंड, एनर्जी स्टोरेज, एनिमल्स ईट एक्स्ट्रा फूड बिफोर माइग्रेशन, स्टोर्ड एक्ट फैट एज एनर्जी। भाई ज़्यादा जो फूड है एक्स्ट्रा फूड लेंगे, खाएंगे माइग्रेशन से पहले, ताकि जो है फैट स्टोर हो सके एज एनर्जी। बर्ड्स ऑफन डबल देयर वेट बिफोर फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस, भाई अगर इन्हें पता है इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक भैया फ्लाई करना है, उड़ना है, तो उससे पहले ये क्या करेंगी, उड़ने से पहले डबल वेट कर लेंगी, दोगुना वजन कर लेंगी। फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट, इसको हम बोलेंगे ब्रीडिंग और नेस्टिंग, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रजनन और अंडा देना, प्रजनन और अंडा देना। Many animals migrate to specific place to give birth or to lay eggs। कई जो होते हैं जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जन्म देने के लिए बच्चों को, और एग्स के लिए, अंडे देने या बच्चों को जन्म देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि आ गए आपके सी टर्टल्स, ये क्या करते हैं, सेम बीच पे जाते हैं जहाँ वो जन्मी थी, उसी समुद्री तट पर लौटती हैं जहाँ पे जन्मी थी। तो ये एग्जाम्पल हो गया ब्रीडिंग और नेस्ट का आपके सी टर्टल्स। इम्पॉर्टेंस क्या है माइग्रेशन की, माइग्रेशन का महत्व क्या है, सबसे पहले आ गया आपका सर्वाइवल ड्यूरिंग हार्श वेदर, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कठिन मौसम में बचाव।
फिर आ जाएगा फूड अवेलेबिलिटी इन न्यू रीजन, भोजन की उपलब्धता। देर सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड अवे फ्रॉम प्रेडेटर्स, शिकारी से बचना है ना, सुरक्षित प्रजनन स्थान होना चाहिए। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कनेक्टिंग इकोसिस्टम, और मेंटेन करती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन। हम इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम को, आपको याद होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। चलिए नेक्स्ट देखिए, वॉइस क्लियर आ रही है? चलो, देन आ गई आपकी डेजर्ट लेजर्ड, है ना, रेगिस्तानी छिपकली। ये क्या है? एक टाइप की रेप्टाइल ही होती है जो कहाँ रहती है? लिव्स इन हॉट इन ड्राई डेजर्ट रीजन, जो भाई गर्म सूखे डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तान में रहती है। इट हैज़ स्पेशल एडेप्टेशन दैट हेल्प इट सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट, स्केयर वाटर एंड ड्राई कंडीशन। इसके पास ऐसे विशेष अनुकूलन होते हैं जिस वजह से वो रहती है, सर्वाइव कर पाती है तेज़ गर्मी, कम पानी में भी, सूखी परिस्थिति वातावरण में भी ये रह सकती है। देखते हैं हैबिटाट, देख लेते हैं इसका, यानी निवास स्थान कहाँ पे मिलेगी भाई? सूखे व फाउंड इन अरिड एंड सेमी एरिड डेजर्ट, यानी किस में मिलेगी? सूखे, कहाँ गया पेन, सूखे व अर्थ सेमी एरिड यानी अर्थ शुष्क रेगिस्तानों में। कहाँ पाई जाती है ये? जैसे कि थार डेजर्ट में, इंडिया में जो है, सहारा अफ्रीका में, मोजेव और यूएसए, तो यहाँ पे क्या है? ये पाई जाती है मोजेवे में, अफ्रीका में और इंडिया में। थार डेजर्ट हो गया, सहारा हो गया, और यूएसए मोजेव में जो यूएसए में। कहाँ रहती है भाई? लिव्स इन सैंडी सॉइल में, रॉकी एरियाज में, ब्यूरो में और अंडर शब, रेतीली मिट्टी, चट्टाने हो गई, चट्टाने क्षेत्र और झाड़ियों के नीचे हो गए, ब्यूरो में हो गई, बिलों में यानी, तो इन सब में ये रहती है। की एडेप्टेशन ऑफ डिजार्ट लेजर्ट, पहला आ जाएगा बिहेवियरल एडेप्टेशन, देख लेते हैं, व्यवहारिक अनुकूलन इसको हम बोलते हैं, लिख देती हूँ यहाँ पे, व्यवहारिक अनुकूलन। सूक्ष्म आवास परिवर्तन हम इसे कह सकते हैं, माइक्रो हैबिटाट शिफ्टिंग को, सूक्ष्म आवास परिवर्तन। द डेजर्ट लिजार्ड डज नॉट माइग्रेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक बर्ड, भाई रेगिस्तानी जो छिपकली जो है ये लंबी दूरी तक नहीं जा रही है, माइग्रेट नहीं करती है जैसे कि पक्षी करते हैं, लंबी दूरी पर प्रवास ये नहीं करती है। इंस्टेड इट मूव्स इन और आउट ऑफ शेड और इनटू ब्यूरो और टू एस्केप एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा अगर से एक्सट्रीम हीट है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, इसे छाँव वाली जगह में चली गई, बिलों में चली गई, ऐसा करती है। ये नहीं एक जगह से दूसरी जगह पक्षियों की तरह इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे माइग्रेट करिए, एक ही स्थान में भीतर छाया हो गई, यहाँ धूप के बीच, मतलब आती जाती रहती है ये, यानी वही धूप और छाया के बीच में आती जाती रहती है। जैसे मॉर्निंग में क्या है भाई, धूप मिल गई, शरीर गर्म कर लेती है, फिर आफ्टरनून में क्या होगी, ये छुप जाएगी चट्टानों के अंदर, बुशेज हो गई, ताकि ज़्यादा ओवर हीटिंग से बच सके। तो इसे हम बोलेंगे माइक्रो हैबिटाट सेलेक्शन। चूजिंग स्पॉट विद इन अ स्मॉल एरिया टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, भाई एक स्पॉट को चूज़ कर लेना एक छोटी सी जगह में, ताकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो सके, इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे, माइक्रो हैबिटाट सिलेक्शन हम इसको कहते हैं। यानी शरीर का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने के लिए आसपास की ही जो जगह है, छोटी छोटी जगहें, क्षेत्र हैं, उन्हीं के आसपास की जगहों को चुनना। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका ब्यूरिंग बिहेवियर, बिल वाला, बिल खोदना, डिग ब्यूरोज इन सैंड टू स्टे कूल ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द डे एंड टू अवॉइड प्रेडेटर्स। अब क्या होगा भाई, देखो गर्मी में भले ही रहती है, पर ओवर हीटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, कैसे चलेगा? तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो दिन में, जैसे दोपहर का टाइम होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत धूप है, लू होती है, तो उसमें बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए कहाँ जाएगी, ब्यूरो में चली जाएगी, बिल खोदती है, उसके अंदर चली जाती है ताकि उसे ठंडक मिले। सबसे गर्म समय में ये रेत के बिल बनाकर उसमें उसके अंदर चली जाती है, छिप जाती है। ब्यूरोज ऑल्सो हेल्प रिटेन मॉइस्चर, क्या होगा, बिल में जो होगा वो नमी बनी रहती है, तो भाई पानी की भी दिक्कत नहीं होगी, पानी की भी बचत होगी, शिकारी से भी बच जाती है और गर्मी से भी बच जाती है। देन हो गई इसकी थिक
स्केली स्किन, मोटी खुरदुरी चमड़ी हो गई, मोटी थिक, मोटी खुरदरी चमड़ी। ये क्या करती है, रिड्यूस करती है वाटर लॉस इवेपोरेशन के दौरान। त्वचा की जो पानी है यहाँ पे पहले पानी की भाप बनने को कम करती है त्वचा से। जो थिक स्केली स्किन होती है ये रिड्यूस करती है वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन, यानी जो त्वचा से पानी की जो भाप है उसे बनने को क्या करती है, उसको कम करती है, भाप बनने को कम करती है। प्रोटेक्ट करती है बॉडी को सनबर्न से, बहुत धूप होती है सनबर्न हो जाता है, ह्यूमंस को भी हो जाता है, उनको भी होता है। और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है रफ सेंड से भी, यानी खुरदुरी सतह से भी इन्हें बचाती है, सेंड से भी बचाएगी, और आपका सनबर्न से भी ये जो स्किन है ये प्रोटेक्ट करती है। देन आ जाएगा कंसंट्रेटेड यूरिन एंड ड्राई फेजेस। conserves water by excreting very little liquid waste. This is a form of physiological adaptation to save water in dry conditions. चलो उसको देख लेते हैं हम। ये क्या करती हैं, बहुत ही कम लिक्विड वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, जिससे क्या होता है वाटर कंजर्व होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का ही एक फॉर्म हो गया, जैसे ड्राई कंडीशन में वाटर को सेव करने के लिए। देन आ जाएगा आपका कोलोरेशन। सेंड कलर्ड स्किन हेल्प्स ब्लेंड विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम प्रेडेटर। जो सेंड कलर्ड स्किन होती है ये इन्हें मदद करती है शिकारियों से भी बचने के लिए। त्वचा का रंग जो होता है अक्सर रेत जैसा हल्का होता है, भूरा होता है, पीला होता है, बिल्कुल रेत जैसा होगा, जिससे ये शिकारी से प्रोटेक्ट होती है, पता ही नहीं चलता। शिकारी से बचने के लिए हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका रिफ्लेक्ट्स हीट इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग इट। क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी ना कि एब्जॉर्ब करेंगी, यानी ये जो रंग है वो गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ना कि एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित नहीं करेगा। क्या करेगा ये, परावर्तित। परावर्तित करता है। चलो, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अवशोषित नहीं करेगा। देन इंसेक्टिवोरस ईट इंसेक्ट्स, ईट आंट्स, बीटल्स एंड टर्मिनेट। ये क्या है भाई, ये है इनका आहार। आहार यानी हो गई इनकी डाइट, डाइट हो गई ये इनकी, आहार हो गए। ये क्या होते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं, जो कीट को खाते हैं, जैसे कि आंट, बीटल्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, चींटियाँ हो गई, दीमक हो गए, बीटल्स हो गए, भृंग जैसे हम बोलते हैं बीटल्स को, ये उन्हें खाते हैं। समटाइम्स ईट्स प्लांट और सीड्स व्हेन इंसेक्ट्स आर स्केयर। कभी कभी क्या है, प्लांट्स और सीड्स को भी खाते हैं। जब कीट नहीं मिलते तो ये क्या खाते हैं, बीज और छोटे पौधे खाते हैं। देन देखते हैं आगे क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भाई डेजर्ट लिजार्ड के जल्दी से। तो फर्स्ट कॉमन नेम हो गया आपका स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है यूरोमेस्ट्रिक्स हार्डविकिया। ये कहाँ मिलेगी, थार डेजर्ट इंडिया में। देन आ गई आपकी हॉर्न लिजार्ड, और ये जो है आपको मिलती है यूएसए मेक्सिको में, जिसको हम बोलेंगे फाइनोजोमा स्पेशीज़। देन आ जाएगी आपकी फ्रिंज टोड लिजार्ड, जो मिलेगी आपको सहारा अफ्रीका में, जिसे हम बोलेंगे उमा स्पेशीज साइंटिफिक नेम। देन आ जाएंगे रिस्पॉन्स टू अबॉइटिक फैक्टर्स, यानी अजैविक जो कारक हैं उस पर जो रिस्पॉन्स है। अजैविक कारकों की प्रतिक्रिया भी हम इसे कह सकते हैं। हमें पता है अबॉइटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, जो होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी, ये सारे जो हैं अजैविक कारक ही हैं, अबॉइटिक फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड और एडप्ट टू दीज अबॉइटिक फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो हमें ये चीज़ अच्छे से पता है, जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा या अडप्ट करेगा, अडप्ट जो ये एबॉटिक फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से, ताकि वो सर्वाइव कर सके। रिप्रोडक्शन भी इसी में आ जाएगा। इन एबॉटिक फैक्टर्स के हिसाब से खुद को ढालते हैं, ताकि वो जीवन अच्छे से भाई जी सके, सर्वाइवल हो सके, प्रजनन कर सकें, जीवित रह सकें। देन रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर जो होगा, टू टाइप्स का हो गया, एक हो गया आपका यूरीथर्मल, एक हो गया आपका स्टेनोथर्मल। देखते हैं दोनों को वन बाय वन। सबसे पहले आ जाएगा आपका यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो यूरी का मतलब होता है वाइड, है ना, विस्तृत कहते हैं इसे हम बोलते हैं विस्तृत। ऐसे जीव
जो व्यापक तापमान सीमा पर रह सके, एक वाइड रेंज जो है टेम्परेचर की उसमें रह सकें। थिंक यूरी इज इक्वल टू वाइड, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, जैसे यूरी का मतलब है वाइड, बसा लो, विस्तृत। कैट, डॉग, गोट, ह्यूमंस, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म के ही हो गए। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। डेजर्ट लिजार्ड हो गए, मराइन फिश हो गए, ये सारे भी यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म के ही एग्जाम्पल हैं। ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ये दोनों ही ठंडे और गर्म कंडीशन में रह सकते हैं। बहुत ठंड में, सॉरी बहुत गर्मी में क्या होती है, डेजर्ट लिजार्ड भी ब्यूरो में चली जाती है, लेकिन वहाँ पे सर्वाइव करिए, डेजर्ट में करिए, तो ये ठंडे और गर्म दोनों में ही ये सर्वाइव कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वो जीव जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है टेम्परेचर उसमें भी जीवित रह सके, सर्वाइव कर सके। देन स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो भाई सिर्फ नैरो टेम्परेचर रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे जीव जो सिर्फ सीमित तापमान जो है उस सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। नैरो हो गया आपका संकीर्ण। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे पोलर बियर, ये सिर्फ ठंडी जगह में रह सकते हैं। कोरल्स हो गए, ये क्या है, रिक्वायर स्टेबल वार्म टेम्परेचर, इनको भी क्या होती है, ज़रूरत होती है स्टेबल वार्म टेम्परेचर की। जो हो गए आपके फ्रॉग्स और क्रोकोडाइल्स हो गए, ये भी स्टेनो थर्मल ऑर्गेनिज्म के ही एग्जाम्पल्स हो गए। प्रवाल हो गए, कोरल को हम प्रवाल कहेंगे हिंदी में। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, इन जीवों का जो है जो तापमान परिवर्तन है, टेम्परेचर चेंज है, वो बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। हाउ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू अबायोटिक स्ट्रेस, तो इसमें आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म शो 3 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज टू अबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, वाटर। फर्स्ट होता है रेगुलेटर, देन कन्फॉर्मर्स, थर्ड होता है पार्शियल रेगुलेटर्स। और अब हम इसको डिटेल में एक बार तीनों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका रेगुलेटर्स। तो 3 मुख्य प्रकार होते हैं इसके रिस्पॉन्सेज के, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया जो होंगी 3 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लिखा तो हुआ ही है वैसे। तो 3 मुख्य प्रकार हो गए, जिस हिसाब से क्या करेंगे, गतिविधियाँ करेंगे, प्रतिक्रिया करते हैं ये। तो रेगुलेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले रेगुलेटर्स हो गया, नियामक हो गया, इंटरनेबल रिस्पॉन्स यानी नियामक, आंतरिक प्रतिक्रिया, नियामक, नियामक, इंटरनल आपका हो गया आंतरिक, आंतरिक प्रतिक्रिया। Organisms that maintains constant internal temperature despite changes in external condition, these organisms regulate their internal physiology। देखो रेगुलेटर्स, ऐसे जीव जो अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का आंतरिक तापमान कह सकते हैं, आंतरिक वातावरण जो है उसको मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, इसको मैं कर देती हूँ इरेज। स्थिर बनाए रखते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं, चाहे बाहर का जो है टेम्परेचर कुछ भी हो। तो ऐसे जीव जो अपने शरीर का आंतरिक वातावरण स्थिर बनाए रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, चाहे जो एक्सटर्नल कंडीशन है, बाहरी वातावरण कुछ भी हो। ये जो ऑर्गेनिज्म है खुद अपना इंटरनल जो वातावरण है उसको रेगुलेट करते हैं, अपने शरीर के तापमान या अन्य कार्यों को ये स्वयं नियंत्रित करते हैं। जैसे कि ह्यूमन मेंटेन्स 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर इवन इफ इट्स कोल्ड और कोल्ड और हॉट आउटसाइड। जैसे ह्यूमंस मेंटेन रखते हैं क्या, 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर, चाहे बाहरी जो तापमान है वो कितना भी हो, ठंडा हो या गर्म हो। बर्ड्स और मैमल्स इसी के एग्जाम्पल हो गए, इसे हम होमोस्टेसिस कहते हैं। देन आ जाते हैं आपके कन्फॉर्मर्स। एक्सटर्नल लेवल रिस्पॉन्स हो जाएगा अनुगामी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनुगामी, कह सकते हैं हम बाहरी प्रतिक्रिया, बाहरी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स जो हो गया बाहरी। इसमें देख लेते हैं कौन से जीव आ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म हुज इंटरनल इन्वायरमेंट चेंजेस विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो जीव जिनका जो अंदरूनी इन्वायरमेंट है वो बाहरी वातावरण के हिसाब से बदलता है। दीज ऑर्गेनिज्म गो विद द फ्लो, दे डू नॉट रेगुलेट, दे कन्फर्म, रेगुलेट नहीं करते हैं, ये खुद रेगुलेट नहीं करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर की खुद कर रहे हो कि बाहरी कोई भी हो, लेकिन अंदर का वैसे ही रहेगा। जैसे ह्यूमन का 37 डिग्री रहता है, चाहे बाहरी बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट बाहरी इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होगा, चेंज होता रहेगा।
जैसा बाहर वैसे अंदर वातावरण के साथ चलते हैं। जैसे आगे आपके फ्रॉग्स, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सारे जो होंगे एग्जाम्पल आपके कन्फॉर्मर्स के होंगे। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो कन्फॉर्मर्स ही होते हैं। छोटे जीव ज़्यादातर जो होंगे वो कन्फॉर्मर्स ही होते हैं। ये जीव अपने वातावरण को खुद नियंत्रित नहीं करते, ढल जाते हैं वातावरण के हिसाब से। वाई आर स्मॉल एनिमल्स कन्फॉर्मर्स, जो छोटे जीव होते हैं वो कन्फॉर्मर्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे लूज एंड गेन हीट ईजिली ड्यू टू हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, मेकिंग रेगुलेशन एनर्जी कॉस्टली। क्योंकि ये जो हीट है उसे जल्दी खोते और पाते हैं, गेन और लूज करते हैं, किस वजह से, हाई सरफेस एरिया की वजह से, टू वॉल्यूम रेशियो। और क्या करेंगे, मेकिंग रेगुलेशन इन एनर्जी कॉस्ट, जिससे क्या होगा, ज़्यादा गर्मी। इसको मैं काम करती हूँ प्रॉपर लिख देती हूँ, क्योंकि इनके शरीर की सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, इनकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, और क्या होगा, आयतन कम होगा, जिससे ये जल्दी गर्मी होते या पाते हैं। इन्हें तापमान नियंत्रण में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा ऊर्जा लगती है। इसे नोट करना चाहें तो कर दीजिए, क्योंकि इनके शरीर में सतह का जो क्षेत्रफल अधिक होता है और आयतन कम, जिससे ये जल्दी गर्मी खोते या पाते हैं, और इन्हें तापमान नियंत्रित की ज़्यादा ऊर्जा लगती है। क्लियर हो गया। वाई आर स्मॉल एनिमल्स कन्फॉर्मर्स, बिकॉज दे लूज और गेन हीट ईजिली, किस वजह से, ड्यू टू हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, मेकिंग रेगुलेशन एनर्जी कॉस्टली। भाई काफ़ी एनर्जी लगती है इन्हें। फिर आ जाते हैं आपका नेक्स्ट, पार्शियल रेगुलेटर। सम ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ कंडीशन, आउटसाइड दैट रेंज दे कन्फर्म। देखिए पार्शियल रेगुलेटर्स है ना, आंशिक कह सकते हैं, आंशिक रेगुलेटर, नियामक, ये इसमें वो जीव हो जाएंगे, वो जीव हो गए जो रेगुलेट करते हैं अपना इंटरनल, अंदरूनी जो वातावरण है एक लिमिटेड रेंज में, एक लिमिटेड रेंज कंडीशन की परिस्थिति की, उसके बाहर ये कन्फर्म की तरह व्यवहार करते हैं। फिशेस कैन रेगुलेट टेम्परेचर अप टू सम रेंज बट नॉट इन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे फिश रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर बट कुछ रेंज तक, एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हो गए कुछ फिशेज, ये सारे पार्शियल रेगुलेटर्स के ही एग्जाम्पल हो गए। दीज ऑर्गन शो पार्शियल होमोस्टेसिस, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये आंशिक रूप से होमोस्टेसिस दिखाते हैं, हम कह सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगे क्लास देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी क्लास में टॉपिक एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अभी पूछिए। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।